यस, हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आई एम सीए करण चंदवानी एंड आज हम यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, इसका हम ऑडियो रिवीजन रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो और आपके पास मेरे नोट्स ओपन है सामने तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो शायद पूरी वीडियो नोट्स के साथ मेरे साथ आपको सामने दिखेगी। अदरवाइज भी आप सिर्फ आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट रखना या फिर आप ऑडियो फाइल जो रेडी हो चुकी है उसको स्टार्ट रखना और सिर्फ ध्यान से सुनना मैं जो भी बोल रहा हूँ, राइट। हमने स्टैटिस्टिक्स में पहली चीज क्या देखी थी, हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा था। हमने देखा था कि यार ये एग्जिट पोल के समय, ये इलेक्शंस के समय, ये इवन न्यूज चैनल्स के समय, एट द सेम टाइम जब हम कोई स्पोर्ट खेलते हैं वहां के कुछ एनालिसिस करने के लिए, वहां का डेटा कलेक्ट करने के लिए एक्सेट्रा 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 स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज होता है। स्टैटिस्टिक्स रिसर्च वर्क के लिए भी यूज होती है, बिजनेसेस के लिए भी यूज होती है, डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज होती है। यहां तक कि नहीं बल्कि स्टूडेंट्स भी, सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स भी स्टैटिस्टिक्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए कि पिछले अटेम्प्ट्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और इस टाइम पे किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट। चलो ध्यान देना, आगे समझना। इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने सिंपली चीज देखी थी कि यार गवर्नमेंट को भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की जरूरत पड़ सकती है। इन शॉर्ट हमने स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया था कि यार स्टैटिस्टिक्स जो है ये हम डेटा कलेक्ट भी कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट करने के साथ साथ हमने इस डेटा को एनालाइज भी किया है और फिर डेटा को हम प्रेजेंटेशन भी करेंगे एनालिसिस के बाद कंक्लूजन के साथ, राइट। इन्हीं चीजों को हमने देखा था। हालांकि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में अगर मैं जाऊं तो डेफिनेशन दो टाइप्स की है, प्लूरल नाउन में भी है, डेफिनेशन सिंगुलर नाउन में भी है। प्लूरल नाउन में मतलब जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, इतना सारा जो डेटा है जो हम कलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर एनालिसिस करके उसको हम इंफॉर्मेशन में टर्न करने की कोशिश करते हैं, इसी पर्टिकुलर डेटा को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, एस वाला स्टैटिस्टिक्स, प्लूरल वाला। और स्टैटिस्टिक अगर मैं बोलता हूं यानी कि जो साइंटिफिक मेथड, जो साइंस ऑफ काउंटिंग या साइंस ऑफ एवरेजेस जो मैं यूज करता हूं किस चीज के लिए, स्टैटिस्टिक्स, वो डेटा को अप्लाई करने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए, इसको भी मैं स्टैटिस्टिक्स ही बोलता हूं, राइट। हमने थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात की थी। इसका रूट लैटिन रूट है जहां पे इसको स्टेटस करके बोला जाता है, इटालियन में इसको स्टैटिस्टा बोला जाता है, जर्मन में जी और के यानी कि स्टैटिस्टिक, के वाला स्टैटिस्टिक आता है बिकॉज जी है, जी के साथ में आता है, और फ्रेंच में स्टैटिस्टिक क्यू, क्यू यू ई वाला आता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बर्थ और डेथ्स के रिकॉर्ड रखने के लिए यूज किया था स्टैटिस्टिक्स। अबू फैजल ने आइन अकबरी में यू कैन से एग्रीकल्चरल रिकॉर्ड्स रखने के लिए यूज किया था स्टैटिस्टिक्स। एट द सेम टाइम लेट अस नॉट फॉरगेट इजिप्ट में, एट द सेम टाइम लेट अस नॉट फॉरगेट इजिप्ट में जो फेरोआ थे उन्होंने सेंसस, उनका पहला सेंसस यूज करते समय यानी कि यू कैन से डेटा कलेक्ट करते समय उन्होंने स्टैटिस्टिक्स का यूज किया था। एप्लीकेशन में हमने बात की थी, हमने तीन टाइप के एप्लीकेशंस देखे थे, तीन डोमेन्स में एप्लीकेशंस देखे थे, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किस तरीके से फ्यूचर डिमांड क्या आने वाली है, फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या आने वाला है, जो भी है गुड्स का एक्सेट्रा, उन चीजों पे हमने ध्यान दिया हुआ था। एट द सेम टाइम हमने इस पे भी ध्यान दिया था कि अगर प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई का रेशियो निकालना हो तो भी कैसा होता है। हमने देखा था कि यार ऑपरेशनल रिसर्च में किस तरीके से यूज होता है स्टैटिस्टिक्स, एंड एट द सेम टाइम हमने देखा था कि एक बिजनेस में किस तरीके से प्रीवियस सेल्स को कंसिडर करते हुए आगे कितनी सेल्स होंगी, मटेरियल कितने लगेंगे, वेजेस कितने देने पड़ेंगे, इसके लिए भी स्टैटिस्टिक्स काम आता है। बट हमने ये भी देखा था कि यार स्टैटिस्टिक्स के कुछ लिमिटेशंस होते हैं जहां पे स्टैटिस्टिक्स काम नहीं कर सकता। देखो पहली चीज तो स्टैटिस्टिक्स को टोटल्स चाहिए, स्टैटिस्टिक्स और एग्रीगेशन का प्यार है बचपन से। स्टैटिस्टिक्स तभी हो पाएंगे, आप टेक्निक्स तभी ही लगा पाओगे जब आपको सामने टोटल्स या एग्रीगेट्स दिए जाएंगे। तो इंफॉर्मेशन इतनी सारी है बट अलग अलग दी हुई है, कुछ मतलब नहीं है इसका साथ में जब तक रिलेशन नहीं होता। क्वालिटेटिव डेटा नहीं चाहिए, अगर रही तो उसको कन्वर्ट करो क्वांटिटी में, उसके आगे न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शंस डाल दो, उसको क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर दो और फिर ही स्टैटिस्टिक्स लग पाएगा। एट द सेम टाइम हमने देखा, जैसे सेल्स की मैं बात करता हूं तो पिछले 3 साल का डेटा हमने ले लिया और इस डेटा को हम कैसे यूज करेंगे, आगे प्रोजेक्ट कैसे करेंगे ये देखना है। तो अंडर स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस ही मैं आगे का प्रेडिक्ट कर सकता हूं जो भी करना है। एंड लास्टली हमने देखा सैंपलिंग तो भाई साहब हो ही रही है, बट सैंपलिंग कैसे हो रही है, रैंडम सैंपलिंग हो रही है, कोई भी कहां से भी डेटा ले लिया और निकाल दिया, तो फुल प्रूफ एक्यूरेट चीजें कभी नहीं आएगी, ये हमेशा रैंडम सैंपलिंग के ऊपर ही बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं डेटा की। अगर मैं डेटा की बात करता हूं तो डेटा में मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, अगर आपको याद होगा तो, राइट। डेटा इज नथिंग बट वॉट एवर थिंग्स वी आर गेटिंग, वॉट एवर थिंग्स वी कैन कलेक्ट, ये सभी चीजें क्या है, मेरे डेटा है, राइट। अब इसके दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डेटा का, एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटेटिव हो सकता है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्वांटिटेटिव हो सकता है। क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, राइट। अगर क्वांटिटेटिव है
तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा वेरिएबल। अगर क्वालिटेटिव है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एट्रीब्यूट। एग्जांपल्स हमने देखे हुए हैं, राइट। जैसे कि क्वांटिटी की मैं बात करता हूं तो हम कुछ नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं। एट्रीब्यूट की मैं बात करता हूं तो जेंडर ऑफ अ बेबी, नेशनलिटी, कलर ऑफ फ्लावर एक्सेट्रा की हम बात करते हैं। वेरिएबल जो है ये मेजरेबल क्वांटिटी है, राइट। और इस वेरिएबल को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। जब मैं डिस्क्रीट वेरिएबल बोलता हूं यानी कि वो फाइनाइट है, काउंटेबल है, मैं काउंट कर सकता हूं, भले वो इनफाइनाइट भी क्यों ना हो। बट जब मैं कंटिन्यूअस की बात करता हूं तो एक इंटरवल दी जाती है और उस इंटरवल के बीच में की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो मैंने जैसे ही वेट देख लिया कि यार इसका वेट है 50 केजीज, वो बढ़ सकता है जब तक मैं किसी को बनाने जाऊंगा तो, राइट। फिर हमने देखा कि डेटा को हम दो ब्रॉडली क्लासिफिकेशंस में डिवाइड कर सकते हैं, एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। जब मैं प्राइमरी बोलता हूं मतलब मैंने डेटा कलेक्ट किया और मैं खुद यूज कर रहा हूं। जब मैं सेकेंडरी बोलता हूं मतलब डेटा किसी ने कलेक्ट करके रखा हुआ है, उसको मैं यूज कर रहा हूं, या मैंने कलेक्ट किया वो और कोई यूज कर रहा है, राइट। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाए, इसके कुछ मेथड्स है, बेसिकली 4 मेथड्स है। पहला इंटरव्यू मेथड, दूसरा मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, तीसरा ऑब्जर्वेशन मेथड और फोर्थ वन है क्वेश्चनर्स फिल्ड एंड सेंट बाय द एन्यूमरेटर्स वाला मेथड है, राइट। अब इसमें ध्यान देना, इंटरव्यू मेथड जो है, इस इंटरव्यू मेथड को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू अर्थक्वेक आ गया, जो विक्टिम है, जिसको वहां पे बहुत इंजरी लगी है, उससे जाके आपने इंटरव्यू ले लिया, राइट। एसोसिएटेड पर्सन से अगर आप इंटरव्यू लेते हो यानी कि वो नहीं रहा सपोज, या वो आईसीयू में एडमिट है, क्रिटिकल स्टेज में है, आप उसके माँ बाप, भाई बहन, दोस्तों से जाके चीजें पूछ रहे हो, इनडायरेक्ट इंटरव्यू। तीसरा टेलीफोनिक इंटरव्यू, सबसे क्विक, सबसे सस्ता, फोन करो, बात करो, इंफॉर्मेशन लो, आगे बढ़ो, राइट। तो ये चीज क्लियर है। उसके बाद हमने देखा था मेल्ड क्वेश्चनर। मेल्ड क्वेश्चनर में आपको वेल ड्राफ्टेड सीक्वेंस के हिसाब से, साउंड सीक्वेंस के हिसाब से चीजें बनानी है। हमने इसमें यह भी देखा था कि अगर आप स्विगी की ऐप ओपन करते हो तो वहां पे वेज नॉन वेज पहले पूछते हैं, उसके बाद फिर पूछते हैं एग, एगलेस, और फिर चीजें दिखाना स्टार्ट करते हैं। अलग अलग मेन्यूज बना के दिए जाते हैं आपको, राइट। साउथ इंडियन मेन्यू, ब्रेकफास्ट, स्टार्टर, मेन कोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डेजर्ट, बेवरेजेस एक्सेट्रा। तो ये करना जरूरी है। बट एट द सेम टाइम अगर आप ईमेल करके छोड़ दोगे, या आप अगर मैसेज भेज के छोड़ दोगे, तो क्या यहाँ पे नॉर्मल से ज्यादा आपको नॉन रेस्पॉन्सेस मिलेंगे? बिल्कुल हाँ, यहाँ पे नॉन रेस्पॉन्सेस ज्यादा मिलेंगे। लोग आपको छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे इग्नोर कर सकते, नहीं आप सामने खड़े हो, आप फोन पे रुके हो, बात कर रहे हो, तो नहीं इग्नोर कर सकते। नेक्स्ट मेथड तो जहां वो था है ऑब्जर्वेशन मेथड। आपका क्या होता है ऑब्जर्वेशन मेथड में? हमने सिंपली देखा ऑब्जर्वेशन मेथड में कोई इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट या मशीनरी जैसे सीसीटीवी यूज करके हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सामने वाले को, तो इसमें इंसान लगेगा, लेबरस है, लोग लगने वाले हैं। एट द सेम टाइम यहां पे क्या लगने वाला है, आपको टाइम भी जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज आप खुद बैठ करके ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को, राइट। सो यह रहा ऑब्जर्वेशन मेथड। हालांकि लास्टली अगर बहुत ज्यादा इंक्वायरीज है तो यहां पे आपका जो एन्यूमरेटर्स वाला है, क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर्स, एंड वही लोग डेटा कलेक्ट करके लाते हैं, ये वाला यूज होता है अगर लार्जर इंक्वायरीज है तो। फिर हम गए थे सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा में। सेकेंडरी डेटा हमको कहां से मिल सकता है? बेसिकली 4 सोर्सेस है सेकेंडरी डेटा के। पहला है इंटरनेशनल, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने हमको कोविड के बारे में कलेक्ट कर करके रिपोर्टिंग की हुई है। फिर गवर्नमेंट सोर्सेस है, गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट की कमिटीज, राइट। उसके बाद हमारे प्राइवेट और कॉसी गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट नहीं बट गवर्नमेंट जैसे हमारे एजुकेशन बोर्ड्स हो गए एक्सेट्रा, एंड अनपब्लिश्ड रिसोर्सेस, सूत्रों के अनुसार जो पुलिस, सीआईडी एक्सेट्रा ये लोग भी सोर्सेस यूज करते हैं, वो भी यूज किए जा सकते हैं। हमने ये देखा कि अगर मुझे स्क्रूटनी करनी है डेटा की, तो डेटा की स्क्रूटनी पहले तो क्यों करनी है, ये समझने के लिए कि यार जो डेटा है इसके ऊपर अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसका डिसीजन गलत ना जाए। तो मेरा डेटा आपस में इंटरनली कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो मुझे एरर डिटेक्ट करने हैं, उसको सॉल्व करने हैं, उसको एक्यूरेट बनाना है, ताकि इसके ऊपर डिसीजन ले जा सके प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत ना जाए। मैंने मेरी ही बुक का एग्जांपल दिया था, जो क्वेश्चन बैंक में आपके लिए बना रहा हूं, उस क्वेश्चन बैंक में गलतियां हैं, तो गलतियां मुझे सुधार के फिर आपको देनी है, ताकि वो डेटा आपस में ही इंटरनली कंसिस्टेंट हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर डेंसिटी इज इक्वल टू एरिया बाय पॉपुलेशन, ये गलत है, ये गलत है, इसीलिए यहां पे दिया कि आपने वेरीफाई करना है कि ये सही है या गलत है। हाउएवर मैंने पीपीटी में जो बताया था वो मैंने सही वाला बताया था कि डेंसिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया। आप गूगल पे जाके चेक करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना, सामने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर मैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की बात करता हूं तो प्रेजेंट किस तरीके से, देखो हमने कलेक्ट कर लिया डेटा को, हमने कलेक्ट कर लिया, हमने उसको एनालाइज भी कर लिया। अब एनालाइज करने बाद उसको कंक्लूड करके प्रेजेंट करना पड़ेगा ना, तो हम प्रेजेंट किस किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हम देखने वाले। बट उसके पहले हम थोड़ा सा नैरो क्लासिफिकेशन करते हैं, ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर लिया प्राइमरी में और सेकेंडरी में, बट प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी फर्दर क्लासिफाई होता है इनटू दीज 4 टाइप्स। क्या है ये 4 टाइप? क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल और टाइम सीरीज डेटा।
मतलब एक साल में कितने लोग या एक महीने में कितने लोग कोविड के कारण मर गए, दूसरे साल में या दूसरे महीने में कोविड के कारण कितने लोग मर गए। तो ये कोविड की इंफॉर्मेशन पर मंथ या पर ईयर हम निकालना चाह रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हम, दिस इज नथिंग बट क्रोनोलॉजिकल डेटा को निकाल रहे हैं। ज्योग्राफिकल डेटा, इंडिया में कितने लोग कोविड से मर गए, ब्राजील में कितने लोग कोविड से मर गए, यूएसए में कितने लोग मर गए, ये हम निकाल रहे हैं। तो ये रीजन वाइज है, इसको स्पेटियल डेटा सीरीज भी बोल सकते हैं, राइट। फिर हमने ऑर्डिनल यानी कि क्वालिटेटिव और कार्डिनल यानी कि क्वांटिटेटिव ये भी देखा। ये हमें ऑलरेडी पहले से पता है, जहां पे नंबर है वो क्वांटिटी है, जहां पे कोई रंग है, कलर है, एक्सेट्रा है, ये सब क्या है, क्वालिटेटिव है। अब आते हैं प्रेजेंटेशन पे। बेसिकली तीन तरीके हैं डेटा को प्रेजेंट करने के। पहला तरीका है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, दूसरा तरीका है टैबुलर प्रेजेंटेशन, तीसरा तरीका है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, राइट। टेक्सचुअल कुछ इस तरीके से दिखता है, वीडियो वाले देख सकते हो, शायद एक टेक्स्ट दिया हुआ है लंबा चौड़ा और लिखा हुआ है इस साल में इतने लोग थे जो इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उस साल में इतने लोग थे जो काम कर रहे थे, ये यूनियन के पार्ट थे, यूनियन के पार्ट नहीं थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नो डाउट इजी टू अंडरस्टैंड है, बिकॉज एक लेमैन जिसको बेसिकली वो लैंग्वेज आती है वो भी उस चीज को सुन सकता है, पढ़ सकता है, देख सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज्यादा हद तक क्या हो जाता है, ये बहुत ज्यादा हद तक मोनोटोनस हो जाता है। पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएंगे, बोर हो जाओगे, सिंपल है नो डाउट। बट एट द सेम टाइम ये फर्स्ट स्टेप है टेबल बनाने के लिए, और ये टेबल जो है ये सेकंड स्टेप है डायग्राम बनाने के लिए। तो शुरुआत तो टेक्स्ट से ही करनी पड़ेगी। मॉड्यूल में टेक्स्ट पे दे दिया है, हमने उसको डाल दिया हमारे बुक में इन द फॉर्म ऑफ टेबल फॉर एग्जाम्पल, और उसी को हमने हमारे पीपीटी में इन द फॉर्म ऑफ वीडियो या इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस हमने आपको दिखा दिया। तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया, डायग्रामेटिक हो गया, राइट। हमने टेबल के बारे में थोड़ा सा देखा था, यहां पे हमने ये चीज देखी थी। अगर ये आपको जूम दिख रहा है वीडियो वाला तो आप इसको रेफर कर सकते हो, यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है। हमने टेबल में क्या देखा था, टेबल नंबर आता है पहले, टेबल का टाइटल आता है, किस बारे में है, कौन सा नंबर, अगर एक सीरीज ऑफ टेबल्स दी गई है तो। एट द सेम टाइम टेबल की जो ये बॉडी है पूरी, जहां पे रोज एंड कॉलम्स, इसको हम बॉडी ऑफ द टेबल बोलते हैं। जो भी कॉलम हेडिंग्स है यानी कि वर्टिकल वाले जो है, इनके जो कॉलम उसके हेडिंग है इनको हम कैप्शंस बोलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं इनको हम रोज बोलते हैं। रोज की जो हेडिंग है उनको हम स्टब बोलते हैं। एट द सेम टाइम यहां पे जो भी आपने बॉडी में डेटा फिलअप किया हुआ है इसके कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे इन करोड़ इन रुपीज, इसको हम यूनिट्स बोलते हैं, राइट। कहां से डेटा लिया है या डेटा के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो सोर्स नोट डाल सकते हो, और अगर इसका आपने कुछ एडिशनल डिटेल्स डालने हैं, जैसे ये जो भी है ये सब एग्जैक्ट फिगर्स है, नहीं है, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म एक्सेट्रा, ये आप फुट नोट के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे बेसिकली टेबल में क्या होता है, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। आप एक दो चीजों में देख सकते हो, और आपको अगर डायग्राम बनाना है तो उसके लिए आपने टेबल बनाना जरूरी है। ये टेबल का एग्जांपल वीडियो वाले आप देख सकते हो। विदाउट टैबुलेशन आप एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, राइट। डायग्रामेटिक में क्या होता है, डायग्रामेटिक में हिडन ट्रेंड्स इजीली देख सकते हो, अट्रैक्टिवनेस हो जाता है थोड़ा सा, आप इजीली चीजें को देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम यहां पे एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है, बिकॉज आप बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पे चीजों को प्रेजेंट करते हो, ग्राफ पे प्लॉट करते हो, सो मोटा मोटी होता है, वो एकदम एग्जैक्ट लेवल पे नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाई वहां पे थोड़ा सा एक्यूरेसी कम हो जाती है कंपैरेटिवली, होती तो है। अब डायग्राम्स की अगर मैं बात करूं तो पहला था लाइन डायग्राम या हिस्टोरियाग्राम। कल हमने ये देखा था कि जो एरिया डायग्राम होता है उसको हिस्टोग्राम बोलते हैं, जो लाइन डायग्राम होता है उसको हिस्टोरियाग्राम बोलते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बार डायग्राम एंड देयर इज पाई चार्ट आल्सो। लाइन डायग्राम और बार डायग्राम में हमने देखा था कि यार सिंगल लाइन डायग्राम या सिंगल बार डायग्राम भी होता है, मल्टीपल लाइन डायग्राम या मल्टीपल बार डायग्राम भी होता है। मैं आपको बता दूं देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रुप्ड बार डायग्राम आल्सो। हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, आपने कल शायद टेस्ट में देखा होगा, राइट। सो बेसिकली ये इतनी चीजें थी, मल्टीपल या ग्रुप एक्सेट्रा, और इसके हर एक बार को हम बोलते हैं कंपोनेंट या फिर सब डिवाइडेड बार, राइट। कुछ इस तरीके से वीडियो वाले शायद आप देख पा रहे होंगे, ऑडियो वाले टेंशन मत लेना, आप आपके नोट्स में देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए है और हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे भी हमने सेम, यहाँ पे सिर्फ बार है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा आपका लाइन ड्रॉ हो रहा है। सेम मल्टीपल बार या मल्टीपल लाइन, एक ही इसमें आप दो चीजों को बता सकते हो। और अगर आपने कोई चीज को इन टोटल के साथ रिलेशन दिखाना है, कोई भी चीज को, सपोज टैक्स रेवेन्यू, टोटल कितना है और उसमें से कस्टम्स कितना है, एक्साइज कितना है, इनकम टैक्स कितना है, कंपनी टैक्स कितना है, जीएसटी कितना है, ये सब अगर दिखाना है तो आप पाई चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। पाई चार्ट में आपने डिग्रीज निकालने के लिए ऐसे कुछ कैलकुलेशन करने होते हैं, नॉट दैट रिलेवेंट। आओ बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, अगर एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मेरे सामने 10, 15, 20 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितनी बार अपने आप को रिपीट कर रहा है उस पर्टिकुलर सेट में, ये हमें बताता है नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी। सो द नंबर
number of times an observation is repeating itself, a point is repeating itself, a value is repeating itself in the set of values, in the set of points, in the set of observations, वही रिपीटेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं दी फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर 5 is 10, मतलब 5 जो नंबर है ये उस ऑब्जर्वेशन के सेट में 10 बार आ रहा है, राइट, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जो सबसे टॉप फ्रीक्वेंसी हो कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में उसको हम बोलते हैं मोड, MODE, मोड बोलते हैं। अब आपका फ्रीक्वेंसी जो है ये फ्रीक्वेंसी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, यानी कि डिस्क्रीट एंड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी और सिंपल फ्रीक्वेंसी एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाया जाता है। हमने इसके बेसिस पे हमने कुछ चीजें ऑलरेडी देखी हुई है, उस पे जाने से पहले अच्छा हमने उसमें कुछ चीजें क्या देखी हुई है कि जब मैं बात करता हूं सिंगल डिस्क्रीट डेटा, तो डिस्क्रीट डेटा भी विद फ्रीक्वेंसी हो सकती है, विदाउट फ्रीक्वेंसी हो सकती है, राइट। तो विद फ्रीक्वेंसी जब मैं बोलता हूं तो सपोज यहां पे हमने क्लास के मार्क्स डाल दिए, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, कितने बच्चों को वो मार्क्स मिले हैं, सो डिस्क्रीट डेटा है बट विद फ्रीक्वेंसी है, और सिर्फ मार्क्स दिखा दिए, कितने बच्चों को क्या मिला वो दिखाया ही नहीं हमने, तो ये क्या है, डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर कंटिन्यूअस डेटा आता है जिसमें दो क्लासिफिकेशंस आता है, ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग, राइट। जो ओवरलैपिंग है ये एक्सक्लूसिव है, जो नॉन ओवरलैपिंग है ये इंक्लूसिव है। उसके पहले हमने देखा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टैली मार्क्स, राइट। 4 डंडियां लगा दो, स्ट्रेट सिंगल लाइन वर्टिकल ड्रॉ कर दो, क्या हो जाता है ये हो जाता है सिंपली स्पीकिंग 4 पॉइंट्स। सो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और एक आड़े में लाइन क्रॉस कर दो तो ये स्लैंट लाइन हो जाती है आपकी नंबर 5। फिर आगे वापस आप नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 ड्रॉ कर सकते हो, फिर नंबर 10 के लिए वापस उन चारों पे एक स्लैंट लाइन मारना है, तो ये हो जाते हैं आपके टैली मार्क्स, राइट। टैली मार्क्स जस्ट आर सम वे ऑफ प्रेजेंटेशन, नथिंग एल्स। आओ थोड़ी सी टर्म्स के बारे में बात करते हैं, हमने क्लास लिमिट देखा, हमने क्लास इंटरवल देखा है, राइट। पहला कंफ्यूजन, क्लास लिमिट क्या है, क्लास इंटरवल क्या है। अगर मैं बता दूं एक पर्टिकुलर क्लास जहां पे कोई कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन आती है या जहां पे कोई लिमिट दी जाती है कि नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक ये हो गया है आपका क्लास, और नंबर 1 से लेकर के नंबर 5 तक इसी को हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, मतलब ये इंटरवल ही है, ये क्लास ही है, इसको हम टेक्निकली स्टैटिस्टिक्स के भाषा में बोलते हैं क्लास इंटरवल या CI। अब इसके अंदर में होता है क्लास लिमिट और इसके अंदर में होता है क्लास बाउंड्री। जो मिनिमम वैल्यू है क्लास इंटरवल का उसको हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट या LCL। जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, टॉप मोस्ट वैल्यू होता है, उसको हम बोलते हैं UCL या अपर क्लास लिमिट, राइट। अब जब क्लासिफिकेशन आपका ओवरलैपिंग है ऑलरेडी 1 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस केस में आपका लोअर क्लास लिमिट और लोअर क्लास बाउंड्री हमेशा सेम होता है। बट जब हम बात करते हैं कि बेटा यहां पे नॉन ओवरलैपिंग है 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, इस केस में हमने इसको कुछ कैलकुलेशंस के लिए कन्वर्ट करना पड़ता है क्लास बाउंड्रीज में। जब मैं क्लास बाउंड्रीज की बात करता हूं मैं क्या करता हूं, लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास, मैं फिर से बोल रहा हूं, अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास ऑफ द फॉलोइंग क्लास हमने लेना है। दोनों का डिफरेंस निकालना है। सपोज डिफरेंस 1 आता है, 6 - 5 इज 1, 1 जो है ये D है, डिफरेंस है, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो और हर क्लास के लोअर क्लास लिमिट से माइनस कर दो, हर क्लास के अपर क्लास लिमिट में उसको ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपको बाउंड्रीज मिल जाएंगी, राइट। अब ये ओवरलैपिंग हो गया, आपको बाउंड्रीज मिल जाएंगी। सो से 0.5 to 5.5, 5.5 to 10.5, 10.5 to 15.5, ये क्या हो गया, क्लास बाउंड्रीज हो गई, राइट। कुछ कैलकुलेशंस के लिए जो हम अगले चैप्टर में करने वाले हैं हमें कंपलसरी क्लास बाउंड्रीज की जरूरत पड़ सकती है वहां पे, राइट। सो ये रहा क्लास इंटरवल, क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्रीज, D क्या होता है। नेक्स्ट, अगर मुझे एक ही वैल्यू यूज करनी है पूरे क्लास इंटरवल को, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर सम कैलकुलेशंस, तो मैं एक वैल्यू कहां से निकालूंगा, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, और लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब बेसिकली आप एवरेज निकाल रहे हो। क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा मिड पॉइंट, या फिर इसको हम बोलते हैं मिड वैल्यू, या फिर इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क, जिसको हम X या XI से भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। नेक्स्ट, जो पूरी लिमिट है, मतलब जो पूरी क्लास इंटरवल है, इसकी रेंज कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी साइज कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास विड्थ, क्लास साइज या क्लास लेंथ। ये क्या होता है, इट इज डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, राइट। अगर आप डिफरेंस लेते हो लिमिट्स का तो वो भी यही कहा जाता है, बट कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए बाउंड्रीज ही यूज होती है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी वर टॉकिंग अबाउट वाज फ्रीक्वेंसी से हम गए थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे, राइट। फ्रीक्वेंसी से हम गए थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। जब मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, तो ध्यान देना बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में यहां पे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होता है, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होता है। जब मैं लेस देन की बात करता हूं, सपोज आपका जो पहला क्लास है, पहले क्लास का आपने लोअर क्लास लिमिट या लोअर क्लास बाउंड्री को देखना है, उसके नीचे
कितने भी नंबर है ऑब्वियसली जीरो होगा बिकॉज वो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जीरो, मतलब उससे लेस की हम बात कर रहे हैं, राइट। फिर आप सेकंड लोअर क्लास लिमिट को लोगे या सेकंड लोअर क्लास बाउंड्री को लोगे, उससे लेस कितना है तो पहले क्लास का फ्रीक्वेंसी वो आ जाएगा। ऐसे ऐड करते 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 आप एंड तक पहुंचोगे, तो जो आपका टोटल फ्रीक्वेंसी है एग्जैक्टली इक्वल आना चाहिए आपका लास्ट क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन वाला और फर्स्ट क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन वाला। मतलब जब मैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो स्टार्टिंग में जो आपका लोअर क्लास लिमिट या लोअर क्लास बाउंड्री है उसके बाद कितने आते हैं तो सब के सब आते हैं, तो सबके सब पहले आ जाएंगे और फिर आप एक एक करके माइनस करते जाओगे कि उसमें से हमने माइनस करते गए, राइट। यहां हमने देखा था लोअर यानी कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। देयर वर टू कांसेप्ट्स, वन इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, अनदर वन इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। नॉट दैट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ ध्यान देना, आपको इजीली समझने आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ अ क्लास इंटरवल मतलब क्या, कौन सा क्लास है, आप ऐसे पकड़ के चलो कि यार देयर आर 7 to 8 डिफरेंट कंट्रीज और कौन से कंट्री में कितना ज्यादा पॉपुलेशन है विद रिस्पेक्ट टू द एरिया दैट दे हैव is nothing but the density. Density is equal to population upon area. यहां पे हम फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये अलग अलग क्लासेस है, ये अलग अलग क्लास इंटरवल्स है, इनमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दिए हुए हैं। मेन फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहा हूं, तो कौन से क्लास में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हायर होगी। इन शॉर्ट रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेशियो मतलब एक न्यूमरेटर में आएगा एक डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे रेशियो ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू एरिया इज योर डेंसिटी, वैसे यहां पे पॉपुलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू द एरिया मतलब क्या है, लेंथ है, विड्थ है, साइज है। सो योर फ्रीक्वेंसी जो है f डिवाइडेड बाय c विल गिव यू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ अ क्लास इंटरवल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इंटरवल, ये सिंपली एक क्लास के अंदर में कितनी फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। सो f डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f विल गिव यू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ना, ध्यान देना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डायग्रामेटिक करना है समझा है, बट उसमें कौन से टाइप के ग्राफ्स बन सकते हैं, कौन से टाइप के डायग्राम्स बन सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। हमने ऑलरेडी बार डायग्राम वगैरह, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम देख लिया है। आते हैं एरिया डायग्राम पे, यानी कि हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ओजिव्स है, राइट। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमने कंसेप्ट देखा है, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे जो हम ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं उनको हम ओजिव्स बोलते हैं, राइट। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है जो प्रॉपर पॉलीगॉन मतलब देयर आर n नंबर ऑफ साइड्स ओवर देयर, राइट। एक शेप बन जाता है, साइड्स है। इसी का लिमिटिंग फॉर्म है फ्रीक्वेंसी कर्व, जहां पे हम एक स्मूथ फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करते हैं, और एरिया डायग्राम भी है। आपको मैंने क्लास में रेगुलर लेक्चर्स में दिखाया था कि हम एरिया डायग्राम कब बोलते हैं, जब यहां पे आप क्लास बाउंड्रीज यूज करके बार्स ड्रॉ करते हो, राइट। मैं क्लास बाउंड्रीज यूज कर रहा हूं, मतलब मेरे ये जो बार्स है ये एक दूसरे को अटैच होंगे, ज्वाइंट होंगे। और हालांकि अगर आपने बार चार्ट देखा है, बार डायग्राम देखा है, एरिया वाला नहीं बार की बात कर रहा हूं, वहां पे क्या होता है, वहां पे सब अलग अलग है, राइट। समझ रहे हो बात को, हाँ है ना। नेक्स्ट जब आप एरिया डायग्राम लेते हो तो इसमें आप यहाँ पे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको भी निकाल सकते हो, और इसी को हम बोलते हैं मोड यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे अगर आपको एरिया डायग्राम या हिस्टोग्राम निकालना है तो आपने क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना जरूरी है पहले। नेक्स्ट अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात करूं तो आपको मिड पॉइंट होना जरूरी है। यहां पे मिड पॉइंट नहीं रहा तो भी चल जाएगा, आपको क्लास इंटरवल रहा तो भी ठीक है, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज से ही वो बनता है। यहां मिड पॉइंट निकालना जरूरी है, क्लास मार्क निकालना जरूरी है, एट द सेम टाइम यू शुड हैव द फ्रीक्वेंसीज। तो इस तरीके से आप यहां पे प्लॉटिंग करके आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हो। एंड लास्टली ओजिव्स की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के ओजिव्स होते हैं, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और जो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये वाई एक्सिस पे एकदम टॉप से स्टार्ट होगा और एक्स एक्सिस पे नीचे नीचे आते जाएगा। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पॉइंट के अगर आप नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, आपको मिलता है मीडियन। मीडियन मतलब सेंटर मोस्ट वैल्यू। सो हमने नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, वहां पे तीन मेन चीजें हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है, जो कि है आपका एवरेज यानी कि मीन, दूसरा है आपका मीडियन, तीसरा है आपका मोड। तीनों का इंट्रोडक्टरी चीज हमने देख लिया है। जब हम क्लास का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं यानी कि क्लास मार्क निकाल रहे हैं, मैंने आपको एवरेज बताया हुआ है, LCL प्लस UCL और LCB प्लस UCB डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू क्लास मार्क। एट द सेम टाइम ये हो गया एवरेज, मतलब ये मीन हो गया, राइट। दो वैल्यूज का एवरेज निकाल दिया आपने। मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू इन द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हेन यू आर अरेंजिंग योर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना, असेंडिंग वे और डिसेंडिंग वे। एंड जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ये क्या है, आपका मोड है। तो ये भी हमने देख लिया बेटा यहाँ पे, राइट। फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ फ्री हैंड कर्व, स्मूथ कर्व निकाला हुआ है आपने, और ये लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। लास्ट टॉपिक पे आते हैं
टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स, बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व है। बेल शेप्ड है, जो बेल के जैसा दिखता है, मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम पे जाएगा, फिर मिनिमम पे आएगा। यू शेप्ड है, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, मिनिमम पे जाएगा और फिर वापस मैक्सिमम पे जाएगा। तो इसके एक्सट्रीम्स जो है ये मैक्सिमम में जाते हैं, इसके एक्सट्रीम्स जो है मिनिमम पे जाते हैं। बट बेल शेप्ड ऑफन यूज होता है। लाइक अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करूं तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे फिर कम होंगे, फिर बढ़ेंगे फिर कम होंगे, तो ये बेल शेप्ड में चलता है। तो 99.9% चीजें जो होती है जैसे प्रॉफिट, हाइट, वेट एक्सेट्रा बढ़ती है, कम होती है, राइट। नेक्स्ट जे शेप्ड कर्व, मतलब मिनिमम से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम की तरफ बढ़ते जाएगा, राइट। राइट फ्रॉम ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर स्टार्ट होगा और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा। एंड लास्टली मिक्स्ड कर्व, जिसमें देखो जे भी है, बेल भी है, यू भी है, ये मिक्स्ड कर्व है, अलग अलग टाइप के कर्व है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइस, ऑडियो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हो। रुको एक सेकेंड, मैं जरा सा सांस ले लूं, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं। कैसा लगा ऑडियो रिकॉर्डिंग? पूरी चीजें रिवाइज हो गई, समझने आ गया सब कुछ, हाँ या ना? बताना जरा। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा ऑडियो रिवीजन, मेरा नाम भी डालना पड़ेगा ना, बाय सीए करण सर। ओके चलो, सब समझने आ गया। थोड़ा सा फास्ट रहूंगा मैं मे बी, बट ऑप्शन नहीं था यार, मतलब वो चीज़ ही वैसी थी कि उसमें थोड़ा सा फास्ट ही बोलना पड़ेगा, अदरवाइज कंप्लीट नहीं हो पाता ना। ठीक है ना धनंजय, मैं भेज रहा हूँ, आप देख सकते हो। बहुत डिस्क्रिप्टिव था, 25 मिनट लगे अपने को पूरा करने के लिए, बट ठीक है, ये 25 मिनट में आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। सो जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप बस जाके सिर्फ इतना आपने सुनना है और उतने में आपका पूरा काम हो जाएगा। अब आजकल बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं उनको भी अपन ये भेज देते हैं ना, उनका भी काम हो जाएगा थोड़ा सा रिविजन का। आया है आवाज अच्छे से, चलो जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको अपन टेलीग्राम पे डाल ही देते हैं, तो अभी के भी जो बच्चे हैं वो देख भी पाएंगे। रोलर कोस्टर राइड जैसा था सर, एवरीथिंग इज कवर्ड क्वाइट प्रॉपरली। चलो ग्रेट, अरे तुम लोग खुश हो गए बस, और क्या चाहिए मुझे जिंदगी में। अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकंड। चलो मैं बाद में शेयर करता हूँ, चलो डन। चलो एक 2 मिनट का पॉज लेने दो मुझे सिर्फ, मैं थोड़ा सा पानी भी लेता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं। गला सूख रहा है पूरा, कहीं मुझे भी ऐसा कुछ थ्रोट वगैरह बैठ गया ना, 3 दिन छुट्टी देनी पड़ेगी फिर। अपन इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और फिर अपन स्टॉप करेंगे, ठीक है। करीबन आधा पौन घंटा लग जाएगा इस चीज़ को भी। एंड अगर 1:45 हो जाता है तो मैं फिर स्टॉप करूँगा, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। गिव मी अ मिनट, आप क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो तब तक। सर कोई कोई एमसीक्यू बहुत कंफ्यूजिंग है। अरे जिंदगी में कंफ्यूजिंग चीजें रही नहीं तो जिंदगी का मजा कैसे आएगा? सीधी बात है ना यार, कंफ्यूजन तो रहने चाहिए, जरूरी है, आया ना। अरे पेन कहाँ गया मेरा? चलो रेडी हो, क्वेश्चन एंड आंसर्स देखने हैं। अरे कल लाइव सेशन लिया था मैंने जो इंस्टा पे, जो लोगों ने ज्वाइन किया था या जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था लाइव में, जिन लोगों ने देखा था,
मजा आया कल, मतलब कुछ ऐसा इनपुट मिला, कुछ काम की चीज मिली। सो ऐसा अपन थोड़ा सा ऑफेन करते रहेंगे अगर आप चाहो तो मैंने सोचा पूछ लेता हूँ। सर इसलिए कल आपने टेस्ट देने को बोला था। यस 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 यस। चलो ग्रेट। चलो लेट अस रिज्यूम। आज भी सर सक्षम बोल रहा है, आज भी पता नहीं यार, अभी आज तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं आपको, आज मैं क्लासेस कैंसिल करने वाला था सबके सब। द रीज़न इज दैट मैंने कल रात में लगभग लगभग 150-200 क्वेरीज हैंडल की है मैथ्स की, और उसमें 50 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके सोल्यूशंस मुझे भी ढूंढने पड़ रहे थे, जो मुझे एक एक चीज़ बैठ के सॉल्व करनी पड़ रही थी, फोटो खींच के स्टूडेंट्स को भेजनी पड़ रही थी। सो ये सिचुएशन आज भी कंटिन्यू रहेगी। सो लेट अस सी हाउ टाइम गोज। अगर टाइम मिलता है तो अपन मिल लेंगे लाइव, राइट। चलो सर इंस्टा पे लाइव कैसे ज्वाइन करते हैं, वो मैं इंस्टा पे ही लाइव में आके बताऊंगा। एट्रीब्यूट नहीं समझ आया सर। एट्रीब्यूट इज बेसिकली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। डेटा के दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक क्वांटिटेटिव होता है जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, दूसरा है क्वालिटेटिव जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो जहां नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं ये क्वांटिटेटिव है, जहां नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होता है इसको क्वालिटेटिव बोलते हैं। ठीक है सर, फटकी हाथ में आ गई थी, अरे ऐसे चीजें मत किया करो। चलो आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टार्टिंग में कुछ इजी है, फटाफट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस। लैटिन स्टेटस है, करेक्ट है। दूसरा क्या, इटालियन स्टेटिस्टा है, करेक्ट है। फ्रेंच है स्टैटिस्टिक, ना ना ना, के है ना, के साथ जी आना चाहिए, यानी कि जर्मन होना चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन दी सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस। इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं बेटा, न्यूमेरिकल डेटा पूछ रहे हैं, क्वालिटेटिव नहीं बोला इन्होंने, स्टैटिस्टिकल टेक्निक नहीं बोला, तो क्या आ जाएगा, प्लूरल सेंस। गलती से दोनों मत लिख लेना, बोथ यहां इधर नहीं लिख लेना। स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन ऑल ऑफ दीज, इकोनॉमिक्स में भी अप्लाई होता है, बिजनेस मैनेजमेंट में भी अप्लाई होता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, कोई भी एक या दोनों, ऑब्वियसली दोनों यार, दोनों टाइप के इंफॉर्मेशन है, राइट। एंड एट्रीब्यूट इज, एट्रीब्यूट क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, क्वांटिटेटिव है, मेजरेबल है, या ऑल ऑफ दीज। अभी मैंने रिवाइज करते समय बताया एक स्टूडेंट को कि ये क्या आता है, क्वालिटेटिव आता है। एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन, एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज डिस्क्रीट वेरिएबल। एक बार इनकम आ गई एनुअली तो वो फिक्स्ड है ना, वो हिल तो नहीं सकती, समझ रहे हो, वो हिल तो नहीं सकती, तो डिस्क्रीट वेरिएबल। मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन इज अगेन अ डिस्क्रीट वेरिएबल। व्हाई डिस्क्रीट, बिकॉज ये भी मार्क्स एक बार मिल गए उतने ही रहने वाले हैं, आगे पीछे नहीं होने वाले हैं, इंटरवल नहीं है यहाँ पे। ठीक है। नेशनैलिटी ऑफ अ स्टूडेंट एट्रीब्यूट है क्या, हाँ या ना। नेशनैलिटी ऑफ अ स्टूडेंट नंबर 8 एट्रीब्यूट है, जी हाँ क्वालिटेटिव है, इसको नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा हमने। ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन इज अगेन एट्रीब्यूट, यस ड्रिंकिंग हैबिट। व्हाई एट्रीब्यूट, बिकॉज अगेन इसको नंबर नहीं है, न्यूमेरिकल डेटा नहीं है। पहले 9 देख लो, छाप लो जिनको छापना है, गो फॉर इट फास्ट। कंसेप्ट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में, आगे बढ़ेंगे सीधा। सर एनुअल इनकम बुक में कंटिन्यूस दिया हुआ है, नहीं सुनो मैं क्लियर करता हूं एनुअल इनकम के पॉइंट को, ध्यान देना। एनुअल इनकम, अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि इस साल में मेरी इनकम 1 लाख से 2 लाख के बीच में जा सकती है, तब ये कंटिन्यूअस है। बट एक बार आपकी एनुअल इनकम आपको पता चल गई है, फिर तो वो चेंज नहीं होगी ना, फिर तो वो डिस्क्रीट है, फिक्स्ड है, वो आगे पीछे नहीं बढ़ेगी, समझो बात को। ठीक है। सो इसके लिए मैंने डिस्क्रीट मार्क किया हुआ, ये अज्यूम करते हुए। ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब इंटरवल, यहां से यहां चेंज हो सकता है, डिस्क्रीट मतलब एक ही फिक्स्ड। ठीक है, इतना ही समझना है आपने। आर्यन हाँ हो सकता है ऐप में एक आध आंसर गलत दिया हो, डू नॉट वरी अबाउट इट। पॉसिबल है एक आध आंसर गलत हो उसमें, डोंट वरी, आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा।
साक्षी क्लियर है? सर कल की एग्जाम मस्त थी। अरे तुम दे के आए क्या धनंजय? तुम नवंबर के स्टूडेंट हो, मई के स्टूडेंट हो, मतलब जून जुलाई के स्टूडेंट हो? कल का बैकअप ऑलरेडी डाल दिया गया है, चेक कर लो जाके। कल का बैकअप ऑलरेडी डाल दिया है। डन, आगे बढ़ना है। अच्छा टेस्ट बोलो ना यार, तुम टेस्ट एंड एग्जाम में कंफ्यूज मत क्या करो। एग्जाम मतलब फाइनल वाला टॉप। सर लेक्चर प्ले नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक बार चेक कर लेना आज, नहीं तो मुझे बताना शाम के टाइम पे, मैं उसको वापस से एडिट करके डाल दूंगा। ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा मतलब बहुत सारा डेटा। प्लूरल सेंस में क्या मतलब है स्टैटिस्टिक्स का? मतलब बहुत सारा डेटा, इसके लिए प्लूरल सेंस। ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल और एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है? देखो वापस बोल रहा हूं, डेटा है, डेटा या तो वेरिएबल हो सकता है या तो डेटा एट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है। डेटा एट्रीब्यूट कब होता है? जब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो। डेटा वेरिएबल कब होता है? जब क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो। अब इसी वेरिएबल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस है। डिस्क्रीट मतलब एक ही वैल्यू, कंटिन्यूअस मतलब एक इंटरवल, वैल्यू चेंज हो सकता है उस इंटरवल के बीच में। सो जब मैं क्वालिटेटिव डेटा बोलता हूं तो ये क्वालिटेटिव मतलब एट्रीब्यूट है, और डिस्क्रीट वेरिएबल बोलता हूं मतलब फिक्स्ड वैल्यू है बट क्वांटिटेटिव है। तनिष्का क्लियर? एज ऑफ अ पर्सन बताओ। नंबर 10 कंटिन्यूअस वेरिएबल है। वाई कंटिन्यूअस? बिकॉज एज चेंज हो सकती है। आपने जब भी बोल दिया कि यार ये इतने इतने महीने, इतने इतने दिन, इतने इतने सेकंड का है, जब तक आप किसी को बोलते हो वो कुछ मिनट बड़ा हो जाएगा। ठीक है। डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट आर। नंबर 11 डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट। सेंसस रिपोर्ट आपस में प्राइमरी है, बट वहां से हमने डेटा कलेक्ट किया तो ये सेकेंडरी हो गया। ठीक है। यश बोल रहा है सर स्टैटिस्टिक्स तो सिर्फ क्वांटिटेटिव होती है ना। हाँ एग्जैक्टली ना, क्वांटिटेटिव होती है। नहीं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव होती है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो है ये क्वांटिटेटिव पे अप्लाई होते हैं। ठीक है। सोनिया ये सीरियल की डालनी पड़ती है, बट अभी जो लेक्चर्स अभी तक के आपके जितने भी लेक्चर्स है, आज का लास्ट लेक्चर है जो ओपन लेक्चर आपको दिखेगा, आप डायरेक्टली डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो। आपको वाव प्लेयर में डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद के जो भी चैप्टर्स होंगे वो सब एनक्रिप्टेड होंगे, आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आपने उसके ऊपर यू कैन से सीरियल की डालना है। ठीक है। सर वीडियो डाउनलोड और ट्रांसफर कैसे करें? उसके ऊपर वीडियो बना दो। सर ऑलरेडी डेमो डाला हुआ है, आप टेलीग्राम अपना ये ग्रुप चेक करो, टेलीग्राम वाला पर्सनल ग्रुप जो है वो वाला चेक करो अपना, सब डाला हुआ है उस पर। चलो, द प्राइमरी डेटा, द डेटा कलेक्टेड ऑन द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ और अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट्स विद अ मेजरिंग टेप आर। नंबर 12 बोलो। प्राइमरी, सेकेंडरी, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस। देखो आपने खुद ने इस डेटा को कलेक्ट किया है और आप खुद इस डेटा को यूज कर रहे हो, क्या होगा? प्राइमरी। The primary data are collected by which of the methods? Interview, observation, questionnaire या all of the above? Obviously all of these. The quickest method to collect primary data is personal interview, indirect interview, telephonic interview या by observation. Quickest method टेलीफोनिक है, सबको फोन करो, बात कर लो, खत्म। The best method to collect data in case of natural calamity is by talking to the person himself, associated person, questionnaire या direct observation। आप खुद जाकर के चेक कर लेना। ऑब्वियसली पर्सनल इंटरव्यू, जिस पे गुजरी है वो खुद कितना डिटेल में बता पाएगा, सोच लो जरा। ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट दी अप्रोप्रिएट मेथड। रेल एक्सीडेंट हो गया, शायद वो इंसान हॉस्पिटल में एडमिट है, आप इंडायरेक्ट इंटरव्यू का इस्तेमाल करोगे, उसके जो घर वाले हैं उनसे जाकर के बात करोगे। नंबर 10 टू नंबर 16 फटाफट से छाप लो, गो फॉर इट फास्ट। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। कंसेप्ट क्लियर है हाँ या ना? चलो मैंने इसको अपलोड कर दिया है फोल्डर में भी। ओके।
ऑडियो रिविजन्स का एक फोल्डर ही बना देते हैं और उसमें डाल देते हैं इसको। सर कुकर की आवाज आ रही है, आने दो यार, खाना खाना है। एकदम डिस्टर्ब कर रही तो बताओ, तो बंद करने बोलता हूँ, अदरवाइज आने दो। हाँ सर, ये 16 वाला अगेन, रेल एक्सीडेंट हो रहा है, अगर रेल एक्सीडेंट हो चुका है तो यार जो इंसान वहां पे जख्मी पड़ा है उसको थोड़ी ना बोलोगे भाई तू उठ मेरे को बता क्या हुआ तेरे साथ, नहीं ना। तुम उसको आराम से रेस्ट करने दोगे, उसका इलाज करने दोगे, और आप जो हो आप उनके रिलेटिव्स जो है उनसे बात करोगे और उनसे इंफॉर्मेशन आप लोगे, ठीक है। हाँ या ना, राइट। चलो, आवाज नहीं हो रहा है ना कुकर की वजह से, ज्यादा ऐसा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना। विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कवर्स द वाइडेस्ट एरिया, सबसे ज्यादा एरिया जो है ये कहां कवर होता है? टेलीफोनिक मेथड, मेल्ड में, डायरेक्ट में, या किस में? नंबर 17 पे है अपन। सबसे ज्यादा एकदम वाइड, बहुत ज्यादा है एरियाज, किस में आता है? मेल्ड क्वेश्चनर में आता है, राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज इज मैक्सिमम, किसमें है? मेल में ही है, हमने चेक कर लिया है। सबसे ज्यादा लोग इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, नहीं भाई नहीं देखना है हमको, तुम नहीं रिप्लाई एक्सपेक्ट करो, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, इंटरनेशनल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल प्राइमरी, प्राइवेट प्राइमरी, गवर्नमेंट सोर्सेस। बताओ इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट, कैसा सवाल पूछ लिया यार ये भी जिंदगी में। चलो, इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा can be checked from internal data are given, external data are given, two or more series of data is given, or a number of related series of data is given, a number of related series। देखो दो से ज्यादा सीरीज रही वेल एंड गुड, बट रिलेटेड रहा तभी समझने आएगा कि क्या है, ठीक है। सर हाइट बढ़ाएंगे तो वो कंटिन्यूअस डेटा होगा ना? सर हाँ, हाइट कंटिन्यूअस डेटा देखा है अपन ने, ठीक है। थोड़ा घर वाली फीलिंग आ रही है तो पढ़ने में भी मजा आ रहा है। रिकॉर्डेड वाले बोलोगे क्या बोल रहे हैं यहाँ के बच्चे। द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कैन बी वेरीफाइड बाय स्क्रूटनी, हमने देखा है कि स्क्रूटनी करके ही हमें पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आर टेक्सचुअल, टेबुलेशन, डायग्रामेटिक। मेरे ख्याल से 22 का ए ऑप्शन ही आएगा, करेक्ट, राइट। बाकी तो नहीं है, टेक्स्ट में देख लिया, टेबल में देख लिया, डायग्राम में देख लिया। द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज व्हाट? मेरे ख्याल से टेबुलर। व्हाई टेबुलर? बिकॉज देखो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हो, आप एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो और सभी लोग पढ़ भी सकते हैं, तो टेबुलर। यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी मिस आउट हो जाती है और वहां पे आपका यू कैन से हिडन ट्रेंड्स मिस आउट हो जाता है, वहां पे कंपैरिजन नहीं हो पाता, तो देयरफॉर बेस्ट इज टेबुलर। नेक्स्ट, द मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड, डायग्राम्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, फिगर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। गलत सलत मत समझना, मैं फिगर मतलब इसकी बात कर रहा हूं कि यार जो चीज अपन ऐसे बना रहे हैं इलस्ट्रेशन की। हाँ, फॉर टेबुलेशन कैप्शन इज द अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइब्स द कॉलम एंड सब कॉलम। यस, कॉलम हेडिंग को हम बोलते हैं कैप्शन, वैसे ही रो हेडिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा? हम बोलते हैं रो हेडिंग को स्टब। तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज। चलो फटाफट से तने देख लो, 18 से लेकर के 25 तक लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। आकाश ने बोल दिया हरिओम। सर टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, आ जाएगा, आज डाल देता हूँ। आज की टेस्ट शाम में 7 बजे, कल की टेस्ट शाम में 7 बजे। टेस्ट का रिजल्ट डाल दूंगा मैं आज, डोंट वरी। आज की टेस्ट शाम में 7 बजे है, कल की टेस्ट शाम में 7 बजे है, ठीक है। दोनों भी इसी के ऊपर है, इसी चैप्टर के ऊपर है, कुछ क्वेश्चन सेम ही हो गए, कुछ क्वेश्चन अलग है, ठीक है। और हाँ क्या, अरे एग्जाम मतलब फाइनल वाला, टेस्ट मतलब जो हम क्लास में लेते हैं, टेस्ट एंड एग्जाम में कन्फ्यूजन मत करो।
सर इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेकिंग कब होगी? नहीं होती है, वो दूसरा प्रोसेस है। स्टैटिस्टिक्स से कुछ लेन देन नहीं है, डेटा स्क्रूटनी से कुछ लेन देन नहीं है। सर बचपन में बुक का चित्र ही अच्छे लगते थे, बाकी बुक में क्या लिखा है वो सब ऊपर से जाता था। आज भी वैसा ही है। इसके लिए आप बुक देखोगे ना, अपनी बुक्स जो भी देखोगे आप, जो अपन ने दी हुई है आपको यहाँ पे, मैथ्स बोलो, बीसीआर बोलो, बाकी सब्जेक्ट्स बोलो, सभी कलरफुल है, सभी डायग्राम फ्लोचार्ट के साथ है। ताकि यार आज भी देखो, इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, एंड में उसको फिगर्स ही पसंद आती है, मतलब चित्र पसंद आते हैं। समझ रहे हो विचित्र लोग? हाँ। कल के टेस्ट में एरर्स थे क्या बहुत? ठीक है, मैं चेक करवाता हूँ। अरे नहीं, वो क्या है, मैंने आपको बताया ना, जो क्वेश्चन बैंक बन रही है आपके लिए, उस क्वेश्चन बैंक में जो एरर्स है वो सभी एरर्स इसमें भी हो गए, बिकॉज वो क्वेश्चन बैंक के बेसिस पे ही ये टेस्ट बनी हुई है। तो जैसे ही ये एरर्स करेक्ट हो जाएंगे, वो भी एरर्स करेक्ट हो जाएंगे। तो तब तक के लिए जितने अपने टेस्ट होते हैं, 2 3 4, आज के टेस्ट में भी शायद कुछ एरर्स हो सकते हैं। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। आप टेस्ट देने की कोशिश करो, एंड आप इस पे फोकस करो कि कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं, वो मत देखो। आप इस पे फोकस करो कितने आंसर्स आप टाइम के हिसाब से सॉल्व कर पा रहे हो। इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेकिंग में और स्क्रूटनी में क्या डिफरेंस है? दोनों में बहुत दूर दूर का संबंध है, और अपन उन दोनों को अलग अलग तरीके से देखेंगे। सो इंटरनल एक्सटर्नल चेकिंग यहाँ पे कुछ मतलब का नहीं है, सो डू नॉट वरी। ठीक है, चलो। स्टब की बात हो गई। द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इज नोन एज, क्वेश्चन नंबर 27, एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल, ये शायद हमने नहीं देखा है। एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल, जो पूरा बॉडी के ऊपर का पार्ट है, इसको हम बॉक्स हेड बोलते हैं। समझ रहे हो? ये बॉक्स का जो हेड है, पूरा अपर पार्ट, उसको हम बॉक्स हेड बोलते हैं। इसको मार्क करके रखना, ये अपन ने एडिशनली देखा हुआ है, पहले अपन ने नहीं देखा है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टेबुलेशन इज शोन इन दी बॉक्स हेड, वो जो अपन ने लिखा है ना, इन करोड़ एक्सेट्रा, वो सब कहाँ है? इन करोड़ एक्सेट्रा जो अपन ने लिखा हुआ है, वो सब है बॉक्स हेड के अंदर, ऊपर लिखा हुआ है वो। ठीक है, इसको भी आप मार्क कर सकते हो। मार्क इसलिए नहीं बिकॉज इंपॉर्टेंट है, मार्क इसलिए बिकॉज ये आप पहली बार देख रहे हो। सर बुक्स कब मिल रही है? बुक सबको मिल चुकी है ऑलरेडी, जो बुक में से हम पढ़ रही है आपके पास है ऑलरेडी। मैं क्वेश्चन बैंक एडिशनली दूंगा, वो अभी तक नहीं आए आपके पास, आ जाएंगे वो जल्दी ही। अभी तक मैंने उसको फुल तरीके से, फुल यकीन से प्रूफ रीड नहीं किया हुआ है, उसमें से एरर्स निकालने बाकी है, जैसे मैंने आपको कहा था उस दिन। मैंने आपको कहा कि रात भर बैठ के करूंगा, और रात भर बैठ के सिर्फ 50 क्वेश्चन एडिट हुए, 400 क्वेश्चन और बाकी है। कल तो टाइम मिला नहीं, आज भी टाइम नहीं मिलेगा। कल शायद मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा। परसों भी वैसे बीसी के है, बट बीसी के सच क्वेरीज नहीं आते हैं इतने। चलो, इन टेबुलेशन सोर्स ऑफ डेटा इफ एनी डैश इज शोन इन दी डैश। सोर्स ऑफ डेटा कहां दिखाओगे? सोर्स ऑफ डेटा फुटनोट में दिखाओगे ना, हाँ या ना? राइट। सोर्स ऑफ डेटा कहां दिखाते हो आप? फुटनोट में दिखाते हो, नीचे फुटनोट के एग्जैक्टली ऊपर आप सोर्स दिखाते हो। या कई बार लोग क्या करते हैं, जो सोर्स होता है ना, इसको फुटनोट के अंदर ही दिखाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ टेबुलेशन? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर्स अ टेबुलेशन, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड कॉलम्स, कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रिक्वायर्स अ टेबुलेशन। बताओ क्या बोलोगे आंसर? कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड नॉट कॉलम्स लिखा हुआ है, ये नॉट को मिस मत करना। नॉट बोल रहे वो नहीं ना, करता है ना, रोज और कॉलम में कंपैरिजन करता है वो, तो ये गलत है, ये अनट्रू है, मतलब फॉल्स है। ये नॉट लिखा हुआ है, एक्चुअल में तो करता है। ठीक है, नेक्स्ट, हिडन ट्रेंड इफ एनी कैन बी नोटिस्ड ओनली इन डायग्राम्स। जब आप डायग्राम्स ड्रॉ करोगे तभी समझने आएगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज शोन बाय डायग्राम्स, चार्ट्स, पिक्चर्स और ऑल ऑफ दीज। बताओ, ऑल ऑफ दीज सभी चीजें से दिखाई जा सकती है। फटाफट से देख लो, गो फॉर इट फास्ट। सर आज भी लेना चिल टॉक, अरे देखते हैं, अपन चिल रहे ना तो अपन चिल टॉक कर लेंगे। हाँ, चलो।
अब पता नहीं है ना रात का क्या सीन होगा, लेट अस सी। वैसे 8 बजे मेरा लाइव है, उसके बाद शायद मैं आधा घंटा फ्री रहूंगा। तो आप लोग अगर बोलते हो कुछ रहा तो ही आएंगे ना यार चिल टॉक में। कुछ कुछ चीज होनी चाहिए ना बात करने के लिए। तुम बोलते हो बस आ जाओ, हम आपको देखेंगे क्या कहाँ कुछ करते हो। कल कल क्या किया, कल 2-3 स्टूडेंट्स के सिर्फ क्वेश्चंस थे, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। और यहाँ लेक्चर में तुम हजारों क्वेश्चन पूछते हो, तो यहाँ मार्क करके रख दिया करो, वहां पूछ लिया करो। वहां क्या है, वहां माहौल बन सकता है, अपन आंसर दे सकते हो उन चीजों का। ठीक है, चलो। The most accurate mode of presentation of data is what? टेबुलेशन। हमने देखा था टेबुलेशन में कंपैरिजन भी होता है, टेबुलेशन में एक्यूरेसी भी आती है, सब चीजें आती है। ठीक है। द चार्ट दैट यूजेस एल्गोरिथम ऑफ वेरिएबल इज नोन एज, सॉरी कहां से लाए क्वेश्चन, मॉड्यूल में दिया हुआ है क्वेश्चन तो, बट ध्यान देना कुछ क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है जो आपके लिए शायद नए हो गए। बात करते हैं, जब मैं बात करता हूं दी चार्ट दैट यूजेस, इसको आप इंपॉर्टेंट नहीं है, एलडीआर वगैरह मत मार्क करना, बट ये नया टाइप का क्वेश्चन है। रेशियो चार्ट जो होता है, रेशियो चार्ट जो होता है, ये एल्गोरिथम यूज करता है वेरिएबल का, और उसके थ्रू आपको चार्ट बना करके देता है। शायद आपने बचपन में पढ़ा होगा, राइट, या शायद आपने बिटवीन दी लाइंस अपने बुक में रीड कर लिया होगा, उसको मार्क कर लो। मल्टीपल लाइन चार्ट इज अप्लाइड फॉर शोइंग मल्टीपल चार्ट्स, टू और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज व्हेन द वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट और वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। बोलो क्या आएगा, सेम यूनिट आएगा। राइस और वीट हमने देखा है, बट उसमें हमने ये देखा कि यार राइस और वीट दोनों भी केजीज में होंगे तो ही आएगा वो, एक लीटर्स में है एक केजीज में है, कहां डाल दोगे, सवाल ही नहीं आता। सेम यूनिट मतलब यहाँ तो सिर्फ सेम केजीज में होगा, केजीज और लीटर्स में होगा तो रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट इज कंसिडर्ड when there are one or more time series, their units of the variables are different, a और b या a and b। नंबर 36, a and b दोनों में मल्टीपल एक्सिस चार्ट। ठीक है, ऐसे तुक्के हर बार एग्जाम में करेक्ट नहीं आएंगे स्नेहा। चलो, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, सर हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, ये देखो अपन ने ऐसा देखा है, ऐसे बार देखे हैं अपन ने, राइट, ऐसे बार देखे ना अपन ने, इसको अपन बोलते हैं वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। और ऐसे जो बार होते हैं शायद आपने कभी देखे होंगे ऐसे वाले बार भी, इनको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बार, वर्टिकल बार, हॉरिजॉन्टल बार। ठीक है, अब देखना क्या बोलता है, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा, डेटा वेरिंग ओवर टाइम, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, या ए एंड बी, ए और बी। और सेम यहां दिया हुआ है क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, या डेटा वेरिंग ओवर टाइम। क्वेश्चन 37 एंड क्वेश्चन 38, 37 एंड 38। हॉरिजॉन्टल की जब मैं बात करता हूं, जब मैं हॉरिजॉन्टल की बात करता हूं तो आपका डेटा टाइम के हिसाब से वेरी करे तो यहां से वेरी कर सकता है, यहां से टाइम और यहां से स्पेस, तो दोनों भी चीजें हम दिखा सकते हैं। स्पेस के जैसा वेरी किया तो ये आगे बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, राइट, बेसिकली इसके लिए या टाइम के लिए भी दिया जा सकता है। वर्टिकल की जब मैं बात करता हूं, जब डेटा क्वालिटेटिव होगा, कैसा प्रेजेंट करोगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए ना, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन चाहिए, सो डेटा हैज टू बी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव हो गया, और ये ए और सी हो गया। ये ज्यादा सूटेबल है, बट मॉड्यूल में डी दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेना, मॉड्यूल में डी दिया हुआ है, बट ये ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, डिवाइडेड बार चार्ट, डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, द रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स टू द वेरिएबल, और बोथ या कोई भी एक। देखो, ग्रुप्ड डिवाइडेड बार चार्ट जब मैं बोलता हूं, ये सपोज आपका इसमें इतना इतना, ये इतना, ये समझो एक कलर है, ये समझो दूसरा कलर है, ये समझो तीसरा कलर है, ये समझो चौथा है, मतलब यहाँ वीट है, यहाँ राइस है, यहाँ और कुछ है, यहाँ और कुछ है। ये 2010 का डेटा, ये क्या है, एक ही बार है, उसी को डिवाइड करके अलग अलग प्रोपोर्शंस दिखाए गए हैं, एक ही बार के अंदर में अलग अलग प्रोपोर्शंस दिखाए गए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइडेड बार चार्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन, डिवाइडेड बार चार्ट। चार्ट नहीं रे खाने वाला, डिवाइडेड बार चार्ट है वो, चार्ट। ठीक है, एक और चीज आगे आने वाली है जो कि है ग्रुप। देखो मल्टीपल में अपन ने क्या देखा, 2010 इतना आ गया, राइट, 2020 इतना आ गया, राइट, दो दो बार है साथ में बनाए हुए हैं, इसको हम क्या बोल रहे थे, मल्टीपल बार चार्ट। जब मैं बोलता हूं ग्रुप्ड बार चार्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट ग्रुप्ड बार चार्ट, ग्रुप में क्या होता है, 1 2 3 2010, 1 2 3 2020, इसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड चार्ट, ग्रुप्ड बार चार्ट। तीनों भी देख लो, गो फॉर इट फास्ट।
सर लिख ले क्या, आपकी मर्जी। लिहायचं असेल तर लिहून घ्या, नाही लिहायचं असेल तर नाही लिहून घ्या, तुमची इच्छा। अपना क्या है, अपन तो एक सादे सीधा इंसान है। मेरा काम है बोलना, आपका काम है करना, बराबर ना, हाँ या ना। जिनका हो गया है ये देख लो, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी देखना है तो देख लो। दर्शन सर पिज्जा की याद दिला रहे थे और आप चाट की। अरे दोनों भी खा पाते अपन यहाँ पे, क्या यार तुम लोग अपने अपने घर बैठे हुए हो, क्या कोविड वगैरह कुछ नहीं होता, आ जाओ यहाँ पे। अरे कितने मिनटों का हुआ है अपना वॉइस रिकॉर्डिंग? 25 मिनट थे ना शायद। 25, 28। डन, ये देख लो क्वेश्चंस। सर आप मराठी बहुत बारी बोलते हो, हाँ क्या? मुझे लगता है इतनी अच्छी मराठी नहीं है मेरी। सर ग्रुप और मल्टीपल सेम है ना, मल्टीपल में दो है, ग्रुप में दो से ज्यादा है। सर आज तो सभी फूडी माहौल बना रहे हैं, अरे माहौल की क्या जरूरत है, ये सभी फूडी होते हैं, कोई बताता है कोई नहीं बताता है। बताया ना मैंने यश, मल्टीपल में दो, ग्रुप में दो से ज्यादा। मल्टी एक्सेस लाइन चार्ट को आप फिलहाल मल्टी लाइन चार्ट ही पकड़ के चलो। सर वो कल पोस्ट की हुई फोटो कौन से एरिया की थी प्लीज, कौन सा एडवर्टीजमेंट वाला? अरे मुझे जस्ट इंस्टाग्राम पे कोई ट्रोलिंग पेज पे मिला तो मैंने डाल दिया। सर पुणे वाले आ भी जाएंगे क्लास पे, पर आप तो घर से क्लासेस ले रहे हो ना, अरे यार तो घर पे ही आ जाओ। घर मतलब इन शॉर्ट मेरा घर को अटैच स्टूडियो ही है पूरा, तो जगह है यहाँ बैठने की 10-15 स्टूडेंट्स को आराम से। सर आप गवर्नमेंट नॉर्म्स के खिलाफ बोल रहे हो, आप पे केस कर सकते हैं। अरे मैं कहाँ गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा हूँ यार, अरे लोग क्या क्या बोलते हैं। सर ब्लर है बहुत। अरे क्वालिटी चेंज करो, क्वालिटी को कम करो। ब्लर है तो कम भी कर सकते हो तो स्ट्रेट अवे दिखेगा आपको जितना है, या फिर बढ़ाते हो तो बढ़ा के भी दिख जाएगा। मस्त था वो एडवर्टीजमेंट, हाँ ना यार, कमेंट भी डाला था उसमें किसने तो। सर मेरी स्टोरी देखी क्या, तुमने कहाँ दिखाई? अरे अक्खा पुण्य अपनाच है, आ जाओ कहीं भी। नेक्स्ट, डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर्ड फॉर द रिलेशन ऑफ कंपोनेंट्स, बोल सकता हूं मैं अभी, या फिर दोनों भी, डिफरेंट कंपोनेंट्स भी है और रिलेशन दिखाना है तो भी है। ठीक है। नेक्स्ट, in order to compare two or more related series we consider two or more related series नंबर 40। क्या कंसिडर करोगे? दोनों भी कंसिडर कर सकते हैं। टू सीरीज है तो मल्टीपल करो, दो से ज्यादा है तो ग्रुप्ड बार चार्ट कर सकते हो। ठीक है। पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन टू द टोटल, मेरे ख्याल से यही सही है, राइट। A frequency distribution arranges observations in an increasing order, arranges in terms of number of groups, relates to measurable characteristics, या all of the above, all of these है, सिंपल बात है। The frequency distribution of a continuous variable is known as grouped frequency distribution। Go for it fast। टैग किया था क्या मैंने? शेयर किया होगा फिर मैंने देखा होगा, याद नहीं है मुझे।
खराड़ी बाईपास में या आया था मैं 2 साल पहले, 2 साल पहले तुम 10th में थे तब। सर 43 क्वेश्चन का ए टिक करना चाहिए। अरे हाँ ना यार, उम्र हो गई है मेरी, भूख लगी है मुझे। ठीक है, इंस्टा ऐप ने मेरा पेज मेरे पास है, टीम का पेज टीम के पास है। आपने टीम के पेजेस देखे होंगे ना, टीम का पेज टीम के पास है। वो अगर मैं नहीं अवेलेबल हूं तो वो पोस्ट कर देते, मुझे टैग कर देता है। ए और बी यानी कि कोई भी एक हो सकता है, तो कोई भी एक ही हो सकता है ना एक टाइम पे, आप दोनों को साथ में नहीं प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी एक हो सकता है। ए एंड बी नहीं, ए एंड बी नहीं, एक टाइम पे दोनों नहीं यूज किया जा सकता ना, एक टाइम पे एक ही यूज किया जा सकता है, तो कोई भी एक। ठीक है, चलो यहां पे मैं स्टॉप करता हूं। कुछ ही क्वेश्चन बाकी है, 15 क्वेश्चन बाकी है। आई थिंक सो हम कर भी लेंगे, बट मैं रिस्क नहीं लेता हूं अभी। आपको क्या करना है, यहां तक मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 60 तक। इसके आगे आप लोग ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ये सभी। क्वेश्चंस के एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपने नहीं भी प्रैक्टिस किया तो भी चलेगा, आपने बाद में भी प्रैक्टिस किया तो भी चलेगा। आप एडिशनल क्वेश्चन बैंक को एक बार गो थ्रू कर सकते हो, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है आपके आज के और कल के टेस्ट में कवर किया जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट्स होंगे अगर आपके, तो अपन एडिशनल डाउट सॉल्विंग सेशन जो भी कल परसों तरसों में लेंगे उस टाइम पे अपन डिस्कस कर लेंगे। इतने क्वेश्चंस जो है या तो आज शाम में 10-15 मिनट के लिए लाइव आ जाना, अपन इसको देख लेंगे, या तो मैं आपको इतना क्वेश्चन अगर आप नहीं देख पाते उस समय तो मैं तुरंत यूट्यूब की लिंक दे दूंगा, एंड या तो आप बैकअप में भी देख सकते हो। ठीक है, सो कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आज शाम में इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं 10-15 मिनट निकाल के। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैप्पी मील टू ऑल ऑफ यू।